हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल. वेलकम बैक टू लेवल अप. मैं हूं पायल और मैं आ गई हूं लेके एक नया टॉपिक. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के बारे में. मैंने ऑलरेडी इवैल्यूएशन पे एक वीडियो डाल दी है, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन समझने के पहले आप इवैल्यूएशन के बारे में ज़रूर समझिएगा. वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए चीज़ों की तो आप ज़रूर इनिशियल मतलब वीडियो 1 से ट्राई कीजिए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी. ओके, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहना चाहता है. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ये सबसे पहले तो ये कहना चाहता है कि कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ पे चेंजेस चाहिए, कहाँ पे बच्चा समझ नहीं पा रहा है. ये सब इस इवैल्यूएशन के यानी कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के काम है. ओके, तो अगर हम डेफिनेशन में देखना चाहें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको डेफिनेशन में मिलेंगे. ओके, अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे तो आप एक डेफिनेशन अपने आप बना लेंगे. ओके, आपको मीनिंग भी समझ में आ जाएगा. तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में क्या होता है ना, आप सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि मेरा गोल यानी कि जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरा एम क्या था. जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने क्या सोचा था कि बच्चे को किस लेवल तक समझ में आना चाहिए. अगर मैंने बच्चे को सिखाया 2+2 और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि बच्चे को अगर मैं 2+3 लिखूं तो बच्चा उसका आंसर दे दे, यही तो आपका एम हुआ ना जब आप ये सिखाने लगे. लेकिन अगर बच्चा 2+2 का आंसर दे पा रहा है, 2+3 का आंसर नहीं दे पा रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया. आपने अगर सेम सम दिया तो उसने कर लिया, लेकिन अगर आपने सम को चेंज कर दिया तो वो कर नहीं पाया. इसका मतलब है कि उसे फुल कॉन्सेप्ट नहीं मिला, उसको ये नहीं समझ में आया कि एक्चुअली आपने इस चीज को सॉल्व कैसे किया. ओके, तो आप सबसे पहले तो ये देखोगे कि मैंने किस एम से पढ़ाना शुरू किया था, मेरा क्या एम था. ओके, क्या जब हम लेसन प्लान भी बनाते हैं एज ए टीचर, जैसे मैं क्लास में पढ़ाने जाऊं उससे पहले मैं उस लेसन का एक प्लान बनाऊंगी कि मुझे इस लेसन को कैसे पढ़ाना है. तो वो जब हम बनाते हैं उसमें भी एक ऑब्जेक्टिव कॉलम होता है. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बताता है कि इस लेसन को पढ़ाने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या क्या टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप बच्चे को समझाना चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आफ्टर द क्लास बच्चा किन किन क्वेश्चन के आंसर दे पाए, है ना, लेसन खत्म होने के बाद. तो ये एम्स ऑब्जेक्टिव्स हो गए. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि जो ऑब्जेक्टिव या गोल आपने सोचा था क्या आप उस चीज को फुलफिल कर पाए हो, क्या आप वहां तक पहुंच पाए हो, क्या आपने जिस लेवल तक सोचा था मैं कंप्लीट कर दूंगा तो बच्चे को इस लेवल तक समझ में आ जाना चाहिए, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर को लेकर इतनी आ जानी चाहिए, क्या बच्चे को उस अंडरस्टैंडिंग पे बच्चा पहुंच पाया. ओके, अगर नहीं तो फिर आपको ये देखना है कि यहां पे क्या प्रॉब्लम हुई थी. ठीक है, बैरियर्स का मतलब है कि अड़ंगा, सिंपल सा वर्ड है. क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या मैंने टफ वर्ड यूज कर लिए, क्या मैंने कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज थी या प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं, क्या मैंने जो डेफिनेशन लिखा था वो काफी हाई लेवल का था, बच्चे को समझ में नहीं आया, या फिर मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने हाई लेवल पे पढ़ा दिया कि बच्चे को समझ में नहीं आया, क्या मैंने बहुत स्पीड में पढ़ा दिया. कुछ भी रीजन हो सकता है, आपको उस रीजन को फाइंड आउट करना है. आप उस रीजन को फाइंड आउट करोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, वहां पे अपना जो प्लान आपने बनाया था कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, उस प्लान में आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट करोगे. आप कोशिश करोगे क्या कुछ एडजस्टमेंट करो जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जब पढ़ाने जाऊं तो उसमें एक इंप्रूव चीज आए. ओके, तो आप उसमें एडजस्टमेंट करोगे और कोशिश करोगे उससे नई तरीके से अप्लाई करो ताकि बच्चे को जो चीज में प्रॉब्लम हुई वो नेक्स्ट टाइम फेस ना हो. ओके, उसके बाद जब आप एडजस्टमेंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक इंप्रूव मेथड ऑफ टीचिंग और टेक्निक ऑफ टीचिंग मिलेगा. यानी कि आप जिस मेथड से पढ़ा रहे थे आप उस मेथड से और अच्छा इंप्रूव मेथड लेके आओगे. ओके, तो यही है एक्चुअली फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का काम. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसकी नीड और इंपॉर्टेंस क्या है.
बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो ये क्या करेगा ना, जब टीचर किसी चीज को लेके स्टडी करेगा, बच्चों को स्टडी करेगा, मान लीजिए आपने लेसन पढ़ाया, बच्चों से क्वेश्चन किया क्लास में, मान लीजिए आपने कोई शीट प्रोवाइड कर दी क्लास में और कहा कि आपको लेसन समझ में आ गया, अब आप इस शीट को फुल कीजिए। आपने उसमें कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स डाल दिए, कुछ वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चंस डाल दिए। तो इस तरीके से आपने जज करने की कोशिश की कि बच्चे को किस लेवल तक समझ में आया है। तो डेफिनेटली ये टीचर्स के लिए तो यूजफुल हुआ। टीचर्स को अपने फीडबैक हमेशा मिलेंगे, टीचर्स को हमेशा पता चलेगा कि मुझे कहाँ इंप्रूव करना है, तो टीचर को एक इंप्रूवमेंट करने का मौका भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। और टीचर अगर पढ़ाता जाएगा, इवैल्यूएशन नहीं करेगा, तो ये इंप्रूव चीज कभी नहीं दिख पाएगी, ठीक है ना। तो टीचर्स को एक फ्यूचर में अच्छा फीडबैक लाने में, जब आप इंप्रूव करते जाएंगे चीजों को, तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे को ना समझ में आएगा, आप एक अच्छे टीचर के रूप में एक फ्यूचर में सामने आओगे। तो आपके लिए तो डेफिनेटली यूजफुल हुआ एज अ टीचर, ठीक है। उसके बाद आपको फीडबैक मिलेगा, डेफिनेट सी बात है। अगर आप किसी चीज को पूछोगे क्लास में, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको खुद का फीडबैक मिलेगा कि क्या मैंने जो पढ़ाया वो बच्चे को क्लियर हुआ, नहीं हुआ, तो फिर क्या प्रॉब्लम आई। मुझे एक फीडबैक मिला, किसी बच्चे ने कहा टीचर आपने जो वर्ड्स यूज किए वो टफ थे, ठीक है ना। जो वर्ड्स यूज किए आप उनको उनका मीनिंग या तो समझा दीजिए या उन वर्ड्स को इजी लैंग्वेज में बता दीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या मिलेगा, एक फीडबैक अपनी पढ़ाई हुई चीज का, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जो भी डेफिशिएंसीज, यानी आपने जो प्लान किया था और आपने जो एक्चुअल किया, उसके बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम रह गई, यानी कि आपने जिस तरीके से प्लान किया था उस तरीके से चीजें अगर नहीं हो पाई, तो उसे हम कहते हैं डेफिशिएंसी, यानी कि क्या कमी रह गई। तो आप उस कमी को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। तो ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंस है। तो जो भी कमी रह गई उसे इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, ओके। और चाइल्ड की, जब हम किसी चाइल्ड को स्टडी करेंगे, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होंगे, हम सब पे एम्फेसाइज करेंगे, सबको स्टडी करेंगे, इस बच्चे को कितना समझ में आया, उस बच्चे को कितना समझ में आया, तो हमें उस बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी पता चलेगी। अगर कंटिन्यूअस मैं ये देखूं कि किसी बच्चे को जब मैं प्रैक्टिकल समझाती हूँ वो समझ में आ जाता है, लेकिन जब मैं थ्योरी कोशिश करती हूँ तो वो बच्चा टाइम लेता है, तो मुझे क्या फीडबैक मिला उससे, मुझे ये फीडबैक मिला कि जो बच्चा है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो प्रैक्टिकल चीज में है। तो मुझे बच्चे का इंटरेस्ट, बच्चे की स्ट्रेंथ, बच्चे की वीकनेस, यानी कि बच्चे को मैं फुल तरीके से स्टडी करना सीख जाऊंगी, ओके। तो ये डेफिनेटली मुझे फ्यूचर में भी जब मैं इस क्लास के लिए प्लान बनाऊंगी तो मुझे हेल्पफुल रहेगा, ओके। उसके बाद आप रिमेडियल मेजर्स लोगे, क्योंकि आप फीडबैक लेते हुए चलोगे तो आपको पता चलेगा मुझे कहाँ पे इंप्रूव करना है, कौन सी जगह पे इंप्रूव करना है। तो आप रिमेडियल प्रोग्राम्स भी बनाने में आपकी ये हेल्प करेगा, ओके। यानी कि इंप्रूव प्रोग्राम, सोल्यूशन प्रोग्राम, किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन। प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इमीडिएट फीडबैक दे देगा आपको। आपने किसी लेसन को पढ़ाया क्लास में और पढ़ाने के बाद आपने इमीडिएटली क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली और आपको समझ में आ गया कि बच्चे को कितने हद तक समझ में आया, तो आपको एक इमीडिएट फीडबैक मिल गया इन द क्लास ओनली, ओके। उसके बाद आप देखोगे क्या, उसके बाद यहाँ पे जो इसकी अनदर बेनिफिट है वो ये है कि जो भी वीकनेस है एक तो आइडेंटिफाई कर लेगा और वो अर्ली स्टेज में कर लेगा, यानी कि चीजें आगे बढ़ने से पहले इनिशियल स्टेज में, जब वो बहुत ही इनिशियल स्टेज में होगा वहां पे आप उस चीज को इंप्रूव कर लोगे। अगर चीजें आगे बढ़ जाएंगी तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इंप्रूव करने में, है ना। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगर हम डिले कर दे जाने में तो और ज्यादा दवाइयां खानी पड़ेंगी, यही होता है ना। तो इसी तरीके से जब आपको लगा हल्का सा ही कुछ प्रॉब्लम है, आप चले गए तो डॉक्टर इमीडिएट ट्रीटमेंट कर देगा। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि जब आप किसी चीज को पता लगा रहे हैं तो आपको जो क्या है ना, अर्ली स्टेज में ही वीकनेस पता चल जाएगी, तो आप इमीडिएट एक्शन लोगे अर्ली स्टेज में ही। और यहाँ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ये नेक्स्ट पॉइंट है, ओके, ये भी नेक्स्ट पॉइंट है। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी जब आप चीजों को कोशिश करोगे इंप्रूव करने की, और आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो कोशिश करोगे और इंप्रूव लाएं। किसी और क्लास में गए, नए नए फीडबैक्स मिले, फिर आपने कोशिश किया हाँ चलो ये अप्लाई कर सकते हैं दूसरे क्लास। तो इस तरीके से आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट अपने आप में भी देखने को मिलेगी, आपकी टीचिंग स्टाइल में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर्स में आप इंप्रूव प्लान बनाओगे, फ्यूचर में इंप्रूव प्लान आप बनाने की कोशिश करोगे, एक इंप्रूव प्लान बन के आपको मिलेगा और वो प्लान दिन पे दिन बेहतरीन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे कंटिन्यूअस फीडबैक पे वर्क कर रहे हो, पूछ रहे हो, चीजों पे काम कर रहे हो, फिर से और इंप्रूव कर रहे हो, तो यहाँ पे फ्यूचर में भी आपको इंप्रूव प्लान मिलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं किसके,
जो हमारा सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। ओके, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाते जाते नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले और जल्दी से लौट के आइए नई वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।